आज हम यहाँ पर क्लास 7 NCERT साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 6 कर रहे हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। जो भी जीव हैं उनमें जो रेस्पिरेशन की क्रिया है वो किस तरह से होती है। वन डे Buzo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year। यहाँ पर एक कैरेक्टर है बूझो, जो कि बहुत ही उससे अपनी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने का, जो कि टाउन में एक साल बाद आ रहे हैं। ही वॉज इन ए रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। वो वास्तव में किस में है, जल्दी में है, क्योंकि उनको वो बस स्टॉप से रिसीव करने जा रहा है। ही रेन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन ए फ्यू मिनट। वो तेज़ दौड़ा और कुछ ही मिनटों में बस स्टॉप पे पहुंच गया। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली। वह कैसी सांस ले रहा था, तेज तेज सांस ले रहा था। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट। उसकी ग्रैंड मदर ने उससे पूछा कि तुम इतनी तेज तेज सांस क्यों ले रहे हो। बूझो टोल्डर, बूझो ने उसको बताया दैट ही केम रनिंग ऑल द वे, कि वह पूरे रास्ते भागता हुआ आ रहा था। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वंडर्ड बाय रनिंग मेक्स ए पर्सन ब्रीथ फास्टर। तो बूझो के दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि उसकी जो सांस है वो क्यों तेज हो गई जबकि वो दौड़ रहा था। The answer to Buzo's question lies in understanding why we breathe। तो बूझो का क्वेश्चन का आंसर किस में है, इसमें है कि जब हम इसकी समझ में है कि हम ब्रीथ क्यों लेते हैं, श्वास क्यों लेते हैं। ब्रीदिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है, एक पार्ट है रेस्पिरेशन लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। अब हम जानेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये है वाई डू वी रेस्पायर। तो हम क्यों, हमारे अंदर क्यों रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, या हम रेस्पायर क्यों करते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। जो भी जीवित जीव है, चाहे वो अमीबा है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो कोई एनिमल है, चाहे वो कोई प्लांट है, सभी किससे बने होते हैं, एक यूनिट से, जिसको हम कहते हैं सेल। A cell is the smallest structural and functional unit of an organism। सेल क्या है, सबसे छोटी स्ट्रक्चर में, मतलब जो उसकी संरचना है उसमें, और फंक्शन में भी। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की। जो सबसे छोटी पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो होता है सेल। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। तो जो ऑर्गेनिज्म की हर कोई सेल है वो कुछ निश्चित फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन जो हमारी जीआईटी की सेल्स हैं, ट्रांसपोर्ट ब्लड जो सेल्स हैं, एक्सक्रीशन किडनी से संबंधित। टू परफॉर्म दीज फंक्शन द सेल नीड एनर्जी। इन सभी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल को किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग। जब हम खा रहे होते हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सो रहे होते हैं तब भी, पढ़ते हैं जब भी, वी रिक्वायर एनर्जी। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। कहाँ से आती है ये एनर्जी। कैन यू से वाई योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। क्या आप कह सकते हैं कि आपके जो माता पिता हैं वो आपको क्यों जोर देते हैं कि आपको रेगुलरली खाना खाना चाहिए। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। फूड में क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, उसके अंदर एनर्जी होती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कि रिलीज होती है रेस्पिरेशन के द्वारा। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो इसीलिए जो सभी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड से एनर्जी प्राप्त करते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। हम हवा में सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते हैं, ब्रीद आउट मतलब सांस में हम बाहर क्या निकालते हैं, ऐसी एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। द एयर वी ब्रीद
इन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हम सांस लेते हैं वो हमारे पूरे शरीर के पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल, और अल्टीमेटली ये हर सेल के पास पहुंच जाता है। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो अब जब सेल में पहुंचता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन क्या काम करती है, फूड के ब्रेक डाउन का काम करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें फूड के ब्रेक डाउन से, जो सेल में फूड है उसके ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये सेल की लेवल पर हो रही है तो हम इसको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल ऑफ और ऑर्गेनिज्म। जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल में क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, रेस्पिरेशन होता है। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सेल में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है एंड वाटर में यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेता है और ग्लूकोज सेल के अंदर टूट जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, जब ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन को यूज़ करके होता है, तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड बिना ऑक्सीजन के भी ब्रोक डाउन होता है, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी, और फूड के ब्रेक डाउन से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। इसके लिए ये एक रिएक्शन दी हुई है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में बदल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो ये तो हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि यीस्ट, जो कि एब्सेंस ऑफ एयर में भी सर्वाइव करते हैं। दे आर कॉल्ड एनारोब्स। इनको क्या कहते हैं, एन मतलब कि एब्सेंस और एरोब मतलब कि एयर या ऑक्सीजन के अभाव में। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो ग्लूकोज किस में बदलेगी, एल्कोहल में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एल्कोहल में बदलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। यीस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यीस्ट क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे रेस्पायर एनारोबिकली। ये किस तरह से रेस्पायर करते हैं, एयर के अभाव में। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड एल्कोहल, और इस प्रोसेस के दौरान ये एल्कोहल बनाते हैं। दे आर देयरफॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। इसलिए इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, वाइन एंड बियर बनाने में। अवर मसल सेल कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। जो हमारी मसल सेल हैं वो भी ऑक्सीजन के अभाव में या एयर के अभाव में रेस्पायर करती हैं, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। व्हेन देयर इज टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जबकि टेम्परेरी डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग और मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। तो ये सब जब एक व्यक्ति कर रहा होता है, एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, तो एनर्जी की क्या होती है, डिमांड हाई होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, लेकिन ऑक्सीजन लिमिटेड होती है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो फिर क्या करना पड़ता है मसल सेल को, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है जिससे कि एनर्जी मिले। तो इसके लिए रिएक्शन क्या होगी, ग्लूकोज इन मसल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाएगी, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। क्या आपको आश्चर्य होता है कि आप जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स क्रैम्प क्यों आते हैं। द क्रैम्प अकर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली। मसल सेल जब एनारोबिकली रेस्पायर होते हैं तो क्रैम्प आते हैं। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प।
तो जो एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बना है उसकी वजह से मसल क्रैम्प आते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। जब हम मसाज करते हैं या फिर हॉट वाटर बाथ लेते हैं तो ये क्रैम्प रिलीफ हो जाते हैं। कैन यू गेस वाई इट इज़ सो? क्यों होता है ऐसा? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्या होता है कि जो गर्म पानी की हमने नहाए हैं जिससे हम या मसाज ली है तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। एज ए रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेज। इस तरह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बढ़ जाती है मसल सेल्स में। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उससे क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड है वो ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है। तो इस वजह से हमारे क्रैम्प रिलीव हो जाते हैं। चैप्टर है ये 6, उसमें आज पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। क्वेश्चन, डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। आपके टीचर के सुपरविजन में ही करें आप ये। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स, जो नाक है आपकी वो उसको क्लोज करें, एंड माउथ टाइटली, एंड लुक एट ए वॉच, और घड़ी की तरफ देखें। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आप कैसा महसूस करते हैं। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड, कितनी देर तक आप उन दोनों को क्लोज रख सकते हो, बंद रख सकते हो। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, तो आपको टाइम नोट करना है कि जिससे आपको परेशानी नहीं हो और आप उतनी देर तक अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकें। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आप ज़्यादा देर तक बिना ब्रीदिंग के, बिना सांस लिए नहीं जीवित रह सकते। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है, सांस लेना का मतलब क्या है कि आप क्या ले रहे हैं, ऐसी एयर ले रहे हैं जो में ऑक्सीजन ज़्यादा है। एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एयर आप बाहर निकाल रहे हैं ब्रीदिंग के बाद में, तो जो बाहर निकाल रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा है। विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स है, इसकी हेल्प के द्वारा। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, तो हवा जिसमें कि ऑक्सीजन ज़्यादा है उसको अंदर लेना बॉडी के, इनटू द बॉडी, इज कॉल्ड इनहेलेशन। इसको क्या कहते हैं, इनहेलेशन। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। और जो एयर हम बाहर निकाल रहे हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन कहलाता है। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये क्या है, एक कंटिन्यूस लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विच गोज़ ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हमेशा होती रहती है और किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी ज़िंदगी भर ये होती रहती है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट, एक मिनट में जितनी बार एक व्यक्ति सांस लेता है, इस टर्म एज द ब्रीदिंग रेट, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग रेट या सांस की दर। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटिवली, ब्रीदिंग के दौरान क्या होता है, इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन अल्टरनेटिवली होता है, मतलब इनहेलेशन होगा फिर एक्सहेलेशन फिर इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन। ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मिलके क्या बनाते हैं, ब्रीथ, श्वास बनाते हैं। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट, क्या आप पता कर सकते हैं आपकी ब्रीदिंग रेट। डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कांस्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। तो आप क्या ये जान पाते हैं कि ये कांस्टेंट रहती है या फिर जब जो बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं उसके अनुसार ये भी चेंजेस होती रहती है। लेट अस फाउंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो ये वाली एक्टिविटी करते हैं। इससे पहले हमने एक एक्टिविटी और करी थी, अब यहाँ पर 6.2 एक्टिविटी है, ये होल्डिंग ब्रीथ, ये दिखाई गई है। तो एक्टिविटी 2 क्या है, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग, ज़्यादातर हम अवेयर नहीं रहते कि हम सांस ले रहे हैं। हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग, यदि आप कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि आप 1 मिनट में काउंट कर सकते हैं कि ब्रीदिंग रेट आपकी कितनी है। ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली, फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन ए मिनट, तो उसके हम 1 मिनट में
उसको काउंट कर सकते हैं। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल क्या सेम नंबर में हो रहे हैं। नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉक, तेज चल के फिर देखो ब्रीदिंग की रेट, एंड आफ्टर रनिंग चेक करो। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट्स एज सून एज यू फिनिश, जैसे आप फिनिश करते हैं उसी वक्त आपको देखनी है। एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट, और कंप्लीट रेस्ट के बाद देखनी है। टेबुलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर क्लासमेट, आपके क्लासमेट के साथ अलग अलग कंडीशन में ब्रीदिंग रेट देखिए। From the above activity, you must have realized that whenever a person need extra energy, she breathes faster. जब भी उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे दौड़ते वक्त, ब्रिस्क वॉक के वक्त, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते वक्त, तो उसकी ब्रीथ क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है। एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आवर सेल्स, तो इससे क्या होती है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होने से हमारी सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचती है। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, तो उससे क्या होता है, जो फूड है उसके ब्रेक डाउन, उसकी जो वो टूट रहा है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, और ज़्यादा एनर्जी निकलती है। दिस इज एक्सप्लेन वाई डू यू फील हंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी, तो इससे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें ज़्यादा भूख क्यों लगती है। व्हेन यू फील ड्राउजी डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन, जब आप ड्राउजी होते हो, नींद सी आ रही होती है आपको, तो आपकी ब्रीदिंग रेट क्या स्लो है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्या उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है। देन आता है एक्टिविटी 6.3, इससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीद इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट, जब रेस्ट में है एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग तो वो 15 से 18 बार ब्रीद इन और आउट करता है एक मिनट में। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट चली जाती हैं। वेल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और फास्ट ब्रीथ भी करते हैं। देन आता है एक्टिविटी 6.3, फिगर 6.3 शो द वेरियस एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाई पर्सन ड्यूरिंग ए नॉर्मल day. Can you say in which activity the rate of breathing will be slowest and in which it will be the fastest? इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जहाँ पर स्लोएस्ट होगी ब्रीदिंग और कौन सी है जिसमें फास्टेस्ट होगी ब्रीदिंग। असाइन नंबर्स टू द पिक्चर इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जैसे ये लेटने में, ये कपड़े धो रही है लेडी, ये वॉक कर रहा है व्यक्ति, पढ़ रहा है ये लड़का, ये लड़की भाग रही है, ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो वेरिएशन ब्रीदिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, कैसे सांस लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे किसकी, सांस लेने की। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, जो हमारी नाक होती हैं उनसे हम क्या लेते हैं, अंदर की तरफ हवा लेते हैं, एयर लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी, तो जब हम इनहेल करते हैं मतलब कि अंदर की ओर हवा सांस लेते हैं तो ये हमारी नोस्ट्रल से कहाँ पहुँच जाती है, नेज़ल कैविटी में पहुँच जाती है। जैसा कि इस चित्र में है, ये नोस्ट्रल है और ये यहाँ पर कहाँ पहुँच गई, नेज़ल कैविटी में पहुँच गई एयर। एंड फ्रॉम द नेज़ल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स, और यहाँ से हमारे लंग में पहुँच जाती है थ्रू द विंड पाइप। तो नेज़ल कैविटी से ये कहाँ पर पहुँच जाएगी, ये विंड पाइप से ये लंग में पहुँच जाएगी एयर। ये लंग्स हैं जो पिंक कलर से दिखाया गया है, ये रिब्स हैं और ये डायफ्राम है। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, कहाँ पर होते हैं लंग्स, चेस्ट कैविटी में। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स, तो ये रिब्स के द्वारा सराउंडेड रहती है ये कैविटी। ए लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, जो डायफ्राम अभी हमने देखा था वो क्या बनाता है, फ्लोर, एक तरह से जैसे फर्श होती है चेस्ट कैविटी की वो बनाता है।
ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केस। तो ब्रीदिंग में किस किस चीज़ की मूवमेंट होती है, डायफ्राम की और रिब केस की। तो ये है चेस्ट कैविटी और ये है रिब केस और ये है डायफ्राम। तो यहाँ पर रिब केस की और डायफ्राम की मूवमेंट होती हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड। तो इनहेलेशन के दौरान क्या होगा, जो रिब्स हैं ये कहाँ पर मूव होंगी, ऊपर की तरफ और आउटवर्ड की तरफ मूव होंगी, जिससे कि ये कैविटी क्या हो, बढ़े और यहाँ पर इनहेल हो जाए ऑक्सीजन। एंड डायफ्राम मूव्स क्या होता है, मूव्स डाउन, नीचे की तरफ मूव होता है। इससे दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी। और इस सारी गतिविधि से क्या होता है, इस मूवमेंट से चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है, जगह है, वो बढ़ जाती है। एंड एयर रशेज इनटू द लंग। और एयर कहाँ पर पहुँच जाती है, लंग में। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। और इस तरह से क्या होते हैं, लंग हवा से भर जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम एयर आउट करते हैं, रिब्स मूव डाउन। तो उल्टा होता है, यहाँ पे रिब्स मूव डाउन होंगी और इनवर्ड होंगी, डाउनवर्ड और इनवर्ड। इससे क्या होगा, ये जो स्पेस है ये कम हो जाएगा और एयर बाहर चली जाएगी। वाइल डायफ्राम जो है यहाँ से ये क्या होगा, मूव अप। अब ये अप की तरफ चला जाएगा तो ये स्पेस कम हो जाएगा। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। इससे साइज ऑफ चेस्ट कैविटी कम हो जाती है। एंड एयर इज पुश आउट ऑफ द लंग। और एयर कहाँ निकल जाती है, लंग से बाहर। दीज मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन फेल्ट ईजीली। इनको हम महसूस कर सकते हैं, इन मूवमेंट्स को। टेक ए डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमन। एक गहरी सांस लीजिए और अपनी जो हथेली है उसको पेट पर रखिए। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमन की मूवमेंट फील करिए। व्हाट डू यू फाइंड आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी है उसकी साइज में चेंज होते हैं। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट he could expand it the maximum. How about doing the activity in the class with your classmate? तो एक एक्टिविटी है कि इसमें आप एक्सपेंड करिए अपने लंग्स को। नेक्स्ट है स्मोकिंग डैमेजेस लंग। स्मोकिंग से क्या होता है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू द कैंसर। ये कैंसर भी हो सकता है स्मोकिंग से। इट मस्ट बी अवॉइडेड। इसलिए स्मोकिंग को, धूम्रपान को अवॉइड करना चाहिए। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल। हमारे चारों जो हवा होती है उसमें अलग अलग तरह के अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, जैसे कि स्मोक है, डस्ट है, पॉलन्स है। व्हेन वी इनहेल, जब हम हवा को अपने अंदर लेते हैं लंग्स में, द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी। तो जो नेजल कैविटी में हेयर होते हैं उनमें ये फंस जाते हैं पार्टिकल। हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल्स में गेट पास द हेयर इन द नेजल कैविटी, अंदर भी चले जाते हैं। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। और इससे क्या होता है, जो कैविटी की लाइनिंग है अंदर की वो इरिटेट होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम छींकते हैं। स्नीजिंग एक्सपेल दीज फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। स्नीजिंग से क्या होगा, जो फॉरेन पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। एंड ए डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स अवर बॉडी। और हमारे शरीर के अंदर कैसी एयर प्रवेश करेगी, क्लीन और डस्ट फ्री। टेक केयर व्हेन यू स्नीज, यू शुड कवर योर नोज सो दैट फॉरेन पार्टिकल यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन। की जो हम एक्सपेल कर रहे हैं वो किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं चले जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, छींकते वक्त अपनी नोज़ कवर करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है इनहेलेशन और ये एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या हो रहा है, अंदर हवा जा रही है, इसमें रिब्स आउट की तरफ और अप की तरफ मूव हो रही हैं दोनों तरफ, और डायफ्राम डाउन की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये स्पेस बढ़ रहा है इसकी वजह से और एयर अंदर जा रही है। जबकि एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, एयर फोर्स आउट। क्यों फोर्स हो रही है, क्योंकि ये रिब्स बैक जा रही हैं और नीचे की तरफ आ रही है। डायफ्राम अप जा रहा है तो ये वाला कैविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ से फोर्स हो रही है आउट, क्या एयर आउट हो रही है, फोर्स आउट। डायफ्राम मूव बैक, तो ये कहलाता है एक्सहेलेशन। यहाँ पर ये एक बच्चा दूसरे बच्चा के जो चेस्ट एक्सपेंशन है उसको देख रहा है जब वो ब्रीद इन कर रहा है।
To understand the expansion of the lung, pull the rubber sheet from the base downward and watch the balloon. Next, push the rubber plastic sheet up and observe the balloon. Did you see any change? Balloon में जब उसको फूलता है और वो पिचकता है तब what do balloons in the model represent? तो ये आज हमने यहाँ पर सीखा कि Why do we breathe out? हम श्वास क्यों बाहर निकालते हैं. रेगुलर ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ. रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे कि प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर. जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है और हम ज़्यादा हवा अंदर ले पाते हैं. दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाई टू द बॉडी सेल. और इस तरह से हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी सेल में ज़्यादा सप्लाई होती है, ज़्यादा जाती है, रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी. और उससे क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर. तो इनहेल्ड एयर में क्या क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड ये लंग्स में जाती है और लंग्स से फिर एक्सेल एयर बाहर निकलती है. इसमें क्या होता है, 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है. वाटर. ब्रीदिंग अंडर वाटर. कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर. क्या हम सांस ले सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं पानी में. देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पानी में रहते हैं. हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर. किस तरह से वो सांस लेते हैं पानी में. यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. मछलियों में जो गिल्स होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं कि जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका वो यूज़ कर सकें. गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन. जो गिल्स हैं वो क्या हैं, स्किन पे एक प्रोजेक्शंस हैं गिल्स. यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग. आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह से गिल्स हेल्प करते हैं सांस लेने में. गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. गिल्स जो हैं उसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये गिल्स हैं. ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन फिश. प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर. क्या प्लांट भी सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6. ये भी अपनी सर्वाइवल के लिए रेस्पायर करते हैं. दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. ये क्या करते हैं, ये भी एयर से ऑक्सीजन लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. In the cell, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organism. और इनकी जो प्लांट की सेल होती हैं उसमें क्या करती है, ये ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं. इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हर पार्ट जो होता है प्लांट का वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट द लीव ऑफ द प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स की लीव होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनमें टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं. फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. Like all other living cells of the plant, the root cell also need oxygen to generate energy. और सारी सेल की तरह ही जो रूट जड़ें होती हैं, जड़ों की जो सेल्स होती हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए. रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. तो जो सॉइल पार्टिकल के बीच में एयर स्पेसेस होते हैं वहाँ से ये क्या करती हैं, ये एयर स्पेसेस हैं, यहाँ से ये ऑक्सीजन लेती हैं जड़ें. ये सॉइल पार्टिकल है और ये रूट है. रूट एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल.
कैन यू गैस व्हाट वुड हैपन इफ ए पोटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? ज़्यादा पानी भर जाएगा तो क्या होगा? इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो जब ज़्यादा पानी भर जाएगा तो क्या होगा? एयर स्पेसेस जो हैं वो नहीं रह पाएंगे और उससे प्लांट पे असर पड़ेगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। इन ऑर्गेनिज्म में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, रेस्पिरेशन इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड। रेस्पिरेशन क्या है? वो बहुत ही ज़रूरी है हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। इससे क्या होता है? फूड से एनर्जी निकलती है। द ऑक्सीजन वी इनहेल इज़ यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, उसका काम क्या होता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करना। एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, और इस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं इसको। इफ द फूड इज ब्रोकन डाउन विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यदि जो ग्लूकोज है या फूड है उसका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो इस तरह की रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इफ द ब्रेकडाउन अकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। During heavy exercise, when the supply of oxygen to our muscle cell is insufficient, food break down by anaerobic respiration. जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी होने के कारण जो मसल सेल्स हैं उनमें फूड ब्रेक डाउन होता है। किस प्रक्रिया से? एनारोबिक रेस्पिरेशन से। ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिव आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग में क्या करता है? ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिच एयर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालता है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सभी तरह के जो प्राणी होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग तरह के होते हैं। During inhalation, our lung expand and they come back to the original state as the air move out during exhalation. जब हम inhalation करते हैं मीन्स हवा को अपने अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और जब हम exhalation करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं तो कम बैक उस ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एनहेंसेस द रेट ऑफ ब्रीदिंग। जब ज़्यादा एक्टिविटी होती है तो ब्रीदिंग की रेट बढ़ जाती है। इन एनिमल लाइक काउ, बफेलो, डॉग एंड कैट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आर सिमिलर टू दोज इन ह्यूमन। तो गाय में, भैंस में, कुत्ते में और बिल्ली में उसी तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और उसी तरह की ब्रीदिंग होती है जिस तरह से मानव में होती है। इन अर्थवर्म द एक्शंस ऑफ गैसेज अकर थ्रू द मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है। इन फिशेज़ में टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स एंड इंसेक्ट में थ्रू द ट्रैकी के द्वारा होता है। इन ए प्लांट द रूट टेक इन एयर प्रेजेंट इन सॉइल, लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू विच द एक्सचेंज गैसेज। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्लांट सेल इज सिमिलर टू दैट इन अदर लिविंग बीइंग्स।